Okay, so hello everyone and welcome back to my YouTube channel CA Vaibhav Vashisht, a channel where you will be getting all the classes of your economics and business studies at free of cost. And not just free of cost, we will be learning all the concepts of your economics and business studies with fun, with examples of some big celebrities and real life scenarios, ताकि आपको किसी भी चीज़ को रटना ना पड़े और आपको इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ का हर एक कंसेप्ट भी अच्छे से समझ में आ जाए। सो स्टूडेंट्स, आज आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि मेरी आवाज़ थोड़ी सी दबी हुई है क्योंकि मेरी तबीयत आज थोड़ी सी ख़राब है। सो काइंडली प्लीज़ मैनेज विद दैट। तो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? सो इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट एंड दैट इज डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो जैसा कि हमने हमारी लास्ट क्लास में कवर करा था, हमने हमारी लास्ट क्लास में देखा था बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, एनवायरमेंटल स्कैनिंग क्या होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक और उसकी इंपॉर्टेंस। तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक में हमने पहला कैरेक्टरिस्टिक जो देखा था बिजनेस एनवायरनमेंट का, वो था ऑल दी एक्सटर्नल फोर्सेज। हाँ सर, आपने बताया था दैट बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड ऑल दी एक्सटर्नल फोर्सेज। ऐसा नहीं है कि वो किसी एक्सटर्नल फोर्स को, किसी एक्सटर्नल इंस्टीट्यूशन, किसी एक्सटर्नल फैक्टर को छोड़ देगा, वो सारी एक्सटर्नल फोर्स को इंक्लूड करता है। तो उन सारी एक्सटर्नल फोर्स को और डिफरेंशिएट करने के लिए हमने उनको कुछ मेजर कैटेगरीज में डिफाइन कर दिया। सो दीज डायमेंशंस आर नथिंग, दीज आर दी एक्सटर्नल फोर्सेज ओनली, बट हमने उसको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। और हमने उसको किस किस कैटेगरी में डिवाइड करा? सो दीज आर इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, ऐसे हमने उसको 5 कैटेगरीज, मेजर कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। तो अब हम समझते हुए चलते हैं हर एक कैटेगरी डिटेल में। सो बिफोर स्टार्टिंग, बिफोर एक्सप्लेनिंग यू एनी कैटेगरी, मैं आप लोगों को एक फोटो दिखाऊंगा ताकि आप लोगों के माइंड में कैलकुलेशन चालू हो जाए उस फोटो को देखते ही कि इस एनवायरनमेंट में क्या होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट विथ योर फर्स्ट डायमेंशन ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट। अब इस फोटो को देख के आप लोगों के माइंड में आ गया होगा कि यार निर्मला सीतारमण जी और ये जीएसटी वगैरह, ये फोटो देख के आपके दिमाग में आ गया होगा कि जो भी ऐसे इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स हैं लाइक जीएसटी, इन्फ्लेशन रेट, जीडीपी वगैरह, ये हमारे बिजनेस पे जो इम्पैक्ट ला सकते हैं, वो सारे एस्पेक्ट्स हमारे इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट में कवर होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों की एक शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है सर, हम शर्ट बनाते हैं और कस्टमर्स को बेचते हैं। तो शर्ट जो आप कस्टमर्स को बेचते हो उस पर अभी 5% जीएसटी लगता है, ठीक है सर। पता चले कल को निर्मला सीतारमण जी नया जीएसटी बिल पास करती है जिसमें निर्मला सीतारमण जी कहती है कि अब से शर्ट्स पे 5 से बढ़ा के हम 18% जीएसटी कर रहे हैं। तो दैट इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द जीएसटी ऑन योर शर्ट्स विल डेफिनेटली इंपैक्ट योर बिजनेस। तो अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ऐसे सारे इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स किस में कवर होने वाले हैं? हमारे इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट में। लाइक जस्ट द एग्जांपल वी गेव, पासिंग ऑफ जीएसटी बिल इफेक्ट ऑलमोस्ट ऑल द ऑर्गेनाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन, बेटा आज से कुछ साल पहले, शायद उस टाइम पे आपकी उम्र 12, 13 या 14 साल ही होगी, मोदी जी आए थे और उन्होंने रात के 8 बजे अनाउंसमेंट करी थी कि कल से 500 और 1000 के नोट मान्य नहीं रहेंगे, वो आप जाके मार्केट में नहीं दे सकते, आपको अपने सारे नोट्स को बैंक में डिपॉजिट करना है और आपको नए 500 और 1000 के नोट्स निकालने हैं। हाँ सर, हमको ध्यान तो है, उस टाइम पे बहुत अफरा तफरी मची थी, मेरे पापा मेरे को भी लेके गए थे, हमको भी सर लाइनों में लगाए थे 500 और 1000 के नोट एक्सचेंज करने के लिए। सो दैट डीमोनेटाइजेशन, बेटा उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट था हमारे इंडियन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पे। सर वो कैसे? तो आपने सुना होगा रियल एस्टेट के बारे में। बेटा कई लोग ऐसे थे जो रियल एस्टेट में इतना ऊपर गए जिसकी कोई हद नहीं है, उन्होंने कमाया भी बहुत, और डीमोनेटाइजेशन होने के बाद में उन लोगों ने, बड़े बड़े रियल एस्टेट कॉन्ट्रैक्टर्स ने गंवाया भी बहुत था। सो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जैसे कि जीडीपी, अगर जीडीपी बढ़ती है तो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम भी बढ़ती है। सर डिस्पोजेबल इनकम का मतलब, तो बेटा आसान शब्दों में समझाने के लिए, लोगों के पास में जो खर्च करने के लिए पैसा है वो डिस्पोजेबल इनकम होती है। तो अगर किसी भी कंट्री की जीडीपी बढ़ती है तो वहां के लोगों की डिस्पोजेबल इनकम भी बढ़ती है। क्योंकि उन लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है, उन लोगों के पास में खर्च करने के लिए पैसा ज्यादा है, तो जो प्रोडक्ट की डिमांड होती है वो भी बढ़ती है। जैसे आज के कुछ साल पहले इंडिया की जीडीपी कम थी,
लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कम थी, तो लोगों के पास में खर्च करने के लिए पैसा कम था, इसलिए कार्स वगैरह इन प्रोडक्ट्स की सेल कम थी। लेकिन आज के टाइम पे आप देखते होंगे कि यार बेंगलोर में इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, मुंबई में इतना ट्रैफिक है कि अगर एयरपोर्ट जाना है तो 2 से 3 घंटे का टाइम लेके चलो। तो इतना ट्रैफिक कैसे हो गया? कार की जो सेल्स है वो इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ गई? बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन जीडीपी एंड बिकॉज द पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द पीपल इंक्रीज्ड। इंक्रीज इन जीडीपी रिजल्ट्स इन राइज इन डिस्पोजेबल इनकम, खर्च करने वाली इनकम ऑफ पीपल, एंड फर्दर इंक्रीजेज डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। हाई इन्फ्लेशन रेट, बेटा अगर इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाती है, इन्फ्लेशन रेट का मतलब महंगाई बढ़ जाती है, तो अल्टीमेटली जो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट है वो भी बढ़ जाएगी। सपोज करो आप लोग की किसी भी कोई भी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप रॉ मटेरियल मंगा रहे हो, तो वो ट्रांसपोर्ट होके आ रहा है, आपका रॉ मटेरियल मान लो गुजरात से कपड़ा आ रहा है, उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, डीजल की कॉस्ट बढ़ जाएगी, आपके बनाने की कॉस्ट बढ़ जाएगी, आप जो वर्कर्स को सैलरी दे रहे हो वो भी ज़्यादा देनी पड़ेगी, तो अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो भी बढ़ जाएगी। तो ये सब चीज़ें अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट होंगे तो आपको पता होगा मनी सप्लाई क्या होता है। मनी सप्लाई अगर इकोनॉमी में ज़्यादा है, लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा होता है तो क्या होता है? इन्फ्लेशन होता है। और मनी सप्लाई कम है, लोगों के हाथ में पैसा कम है तो क्या होता है? बट अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट नहीं भी हो तो भी आपको ये आइडिया, ये तो समझ में आ गया होगा कि इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट में वो सारे इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स जो हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकते हैं वो आएंगे, जैसे कि जीएसटी बिल पास होना, डीमोनेटाइजेशन होना, जीडीपी का बढ़ना, ये सारी चीजें किसमें आएगी? हमारे इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड डायमेंशन ऑफ योर बिजनेस एनवायरनमेंट एंड दैट इज सोशल एनवायरनमेंट। सर आपने सोशल एनवायरनमेंट में ये कैटरीना कैफ की फोटो क्यों लगा रखी है, क्या ये भी सोशल एनवायरनमेंट में आएगी? तो बेटा यहाँ पे कैटरीना कैफ को भूल जाना, यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ आपको ये साड़ी। सर साड़ी क्यों? बेटा साड़ी हमारे ट्रेडिशन में है, तो यहाँ पे सोशल एनवायरनमेंट में क्या चीजें आने वाली है? वो कस्टम, वो ट्रेडिशन जो हमारे लोग फॉलो करते हैं या किसी भी देश के लोग फॉलो करते हैं, वो कस्टम ट्रेडिशन, उन लोगों की सोच क्या है, उन लोगों का एटीट्यूड कैसा है, उन लोगों की एजुकेशन क्या है, ये सारे एस्पेक्ट्स कवर होंगे हमारे सोशल एनवायरनमेंट में। So it consists of the customs and traditions of the society in which the business is existing. फॉर एग्जाम्पल अभी अभी कुछ टाइम पहले दिवाली गई है, आप भी अपने घर वालों के साथ में मिठाई लेने निकले होंगे, तो आप लोगों ने नोटिस करा होगा कि मिठाई की जो दुकान थी दिवाली के टाइम पे सब आगे आगे बढ़ा लिए थे दुकान, और मिठाई की दुकान पे अपने मौसी के, चाचा के सब लड़कों को बुला लिए थे। ऐसा क्यों? सर उस टाइम पे मिठाई की सेल्स बहुत ज़्यादा थी, हम खुद 5 किलो मिठाई लेके आए थे, मेरे पड़ोसी 10 किलो मिठाई लेके आए थे, हर कोई खूब मिठाई खरीद रहा था। लेकिन क्या आपको लगता है अमेरिका में भी सेम चीज़ हो रही होगी? फॉर एग्जाम्पल धनतेरस के दिन आप सब लोगों को पता है कि कार्स की सेल सबसे ज्यादा धनतेरस पे होती है, क्योंकि इंडिया के लोगों का ये मानना है, हमारे यहाँ पे ये ट्रेडिशन है कि धनतेरस के दिन अगर आप कोई नई चीज खरीदते हो तो वो बहुत शुभ होता है। लेकिन क्या आपको लगता है रशिया, चाइना, अमेरिका में धनतेरस वाले दिन कोई कार की सेल्स ज्यादा होगी? नहीं सर, वहां पे कहीं को सेल्स ज्यादा होगी। सो दीज इन दिस सोशल एनवायरनमेंट ये सारे एस्पेक्ट्स आएंगे कि हमारे यहाँ पे क्या कस्टम है, क्या ट्रेडिशन है, हमारे लोगों की सोच क्या है, हमारे लोगों की एजुकेशन क्या है। सो फॉर एग्जाम्पल क्या क्या एस्पेक्ट्स कवर होंगे? अभी हमने देखा ट्रेडिशन, कस्टम एंड हैबिट्स ऑफ पीपल। जैसे हमारे यहाँ पे ट्रेडिशन, कस्टम क्या था? हमारे यहाँ पे दिवाली थी, लेकिन तो यहाँ पे कार्स की सेल बढ़ गई धनतेरस पे। क्या ऐसा अमेरिका में होगा? नहीं सर। हो सकता है वहाँ पे क्रिसमस वाले दिन कुछ ऐसा हो रहा हो जो इंडिया में नहीं हो रहा हो। तो अलग अलग जगह अलग अलग ट्रेडिशन, अलग अलग कस्टम रहते हैं। और क्या आएगा इस चीज में? एटीट्यूड ऑफ कस्टमर्स टुवर्ड्स इनोवेशन लाइफस्टाइल। वहां के लोगों का एटीट्यूड क्या है लाइफस्टाइल को लेके? जैसे कि सपोज आप लोग कोई एसी का, अपनी एसी डीलरशिप खोलते हो। हाँ सर, हमने एसी देने का काम करा है, एसी की डीलरशिप खोली, दुकान खोली। तो आपको क्या लगता है आपकी एसी डीलरशिप जो आपने ली है वो कहाँ पे ज्यादा चल पाएगी, शहर में या गाँव में? आप बोलोगे सर शहर में। ऐसा क्यों? क्योंकि जो शहर के लोग हैं उन लोगों का एटीट्यूड लाइफस्टाइल को लेके अलग है कि यार मेरे को एसी तो चाहिए यार, बहुत ज्यादा गर्मी है। गांव के लोगों का थोड़ा सा अलग एटीट्यूड है, उनको वो तो अपनी चारपाई डाल के सो जाएंगे आराम से। जरूरी नहीं सब गांव वालों को एसी की जरूरत हो। आप ऐसे मत सोचना अरे सर हमारे गांवों में भी एसी आ चुके हैं। अगर आप मेजॉरिटी देखो तो जो शहर के लोग हैं उन लोगों का लाइफस्टाइल को लेके थोड़ा अलग नजरिया है, गांव वालों का लाइफस्टाइल को लेके थोड़ा अलग नजरिया है। शहर में आप पाओगे कार की सेल्स, क्रेटा, हैरियर, इन कार्स की सेल ज्यादा होती है। वही आप गांव में जाओगे तो बोलेरो, स्कॉर्पियो, ये लोग बहुत ज्यादा खरीदना पसंद करते हैं। हेल्थ एंड फिटनेस ट्रेंड,
जैसे कि आप लोग नोटिस करते होंगे इस टाइम पे इंडिया में भी हेल्थ और एक फिटनेस का ट्रेंड आ रखा है, हर कोई फिट होना चाहता है। आप अपने फेवरेट यूट्यूबर्स को भी देखते होंगे अलग अलग पीनट बटर प्रोटीन पाउडर्स का ऐड करते हुए। हाँ सर, हम देखते हैं लक्ष्य चौधरी और वो ओमेगल वाला कौन कौन है, वो भी पिंटोला पीनट बटर खाया क्या, ये पीनट बटर खाया क्या। लेकिन आज से कुछ साल पहले अगर आप इंडिया में जाओगे, जब ये ट्रेंड नहीं था, तो शायद पीनट बटर प्रोटीन पाउडर कोई खरीदना नहीं चाहता था। या आप किसी गरीब देश में, बांग्लादेश वगैरह ऐसे गरीब देशों में जाओगे तो आप पाओगे कि वहां के लोग बाग देखते हैं कि यार हमको खाने को मिल जाए वही बहुत है, फिटनेस के लिए अलग से पीनट बटर और ले मैं। तो ये सब एस्पेक्ट्स किस में कवर होते हैं, हमारे सोशल एनवायरनमेंट में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड डायमेंशन ऑफ योर बिजनेस एनवायरनमेंट एंड दैट इज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। सर इस चीज़ को तो हम समझाएंगे, हम भी सर पॉलिटिकल कोई भी डिबेट हो बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करते हैं। तो बेटा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में क्या चीज़ आने वाली है, गवर्नमेंट। उस देश में, उस रीजन में किसकी गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट का क्या एटीट्यूड है अलग अलग सोसाइटी को लेके, क्या वो पॉलिसीज नई लेके आने वाली है, पुरानी पॉलिसीज में क्या वो चेंजेस लेके आने वाली है। वो सारे एस्पेक्ट्स किस में कवर होते हैं, हमारे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में। और आप लोगों को ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे। अडानी, गौतम अडानी का आपने नाम सुना होगा। ही इज़ वन ऑफ द फेवरेट्स ऑफ मोदी जी। मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि गौतम अडानी को मोदी जी ने उठाया, बट उनके रिलेशंस कुछ अच्छे थे। तो आप लोग नोटिस कर रहे होंगे, इज द सेकंड रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। और वो दिन दूर नहीं बेटा, हो सकता है वो एलोन मस्क को भी पीछे छोड़ दे। So what will we cover in the political environment? It constitutes all the factors related to government affairs, such as type of government in power, attitude of government towards different groups of society, policy changes implemented by different government। तो हम गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें वो किस में देखेंगे, हमारे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में। क्या क्या कॉमन फैक्टर्स, क्या क्या एस्पेक्ट हम देखने वाले हैं कि जैसे कि बेटा फॉरेन पॉलिसी क्या है उस गवर्नमेंट की। हो सकता है कोई गवर्नमेंट इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे तो फॉरेन पॉलिसी में वैसा चेंज लाए। हो सकता है बेटा कोई ऐसी गवर्नमेंट हो सकती है जैसे नॉर्थ कोरिया, चाइना, वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट इनको है ना एकदम रोक के रखते हैं। चाइना वाले तो नहीं, पर साउथ कोरिया के बारे में आपने सुना हो, तो वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट ज़्यादा बाहर के लोगों से इंटरेक्ट नहीं करते वो लोग। तो अलग अलग गवर्नमेंट की अलग अलग स्ट्रेटेजी हो सकती है फॉरेन पॉलिसी को लेके। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एनकरेजेस बिजनेस एंटरप्राइज टू इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। ये ऐसा पॉइंट है जो आपको थोड़ा समझाने की जरूरत है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सबसे पहले तो आप इस चीज़ को समझो। तो मैं इस पॉइंट को समझाने के लिए दो स्टेट्स के एग्जांपल लूंगा। फर्स्ट गुजरात एंड सेकंड राजस्थान। हो सकता है आप में से कुछ लोग राजस्थान और गुजरात के हो, तो बहुत अच्छे से समझना इस चीज़ को। बेटा गुजरात में क्या है, कई सालों से बीजेपी की गवर्नमेंट चल रही है। बोले हाँ सर, इस बार हो सकता है आप कुछ धमाका मचा दे, कुछ कह नहीं सकते, बट कई सालों से आप देख रहे होंगे कि बीजेपी की ही गवर्नमेंट वहां पे आ रही है। तो वहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, और जो इन्वेस्टर्स है वो इन्वेस्ट करना चाहेंगे गुजरात जैसे स्टेट में, क्योंकि उनको पता है वहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, बीजेपी ही बार बार शासन में आती है, तो उनको वहां पे बिजनेस करने में आसानी होगी। वही राजस्थान में एक बार तो आती है बीजेपी, फिर आती है कांग्रेस, फिर वापस बीजेपी, फिर वापस कांग्रेस, और अब हमको सबको पता है कि वापस से बीजेपी आने वाली है। यहाँ पे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, इसलिए कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, कई ऐसे बिजनेसमैन है जो राजस्थान जैसे स्टेट में अपने प्रोडक्शन यूनिट वगैरह नहीं डालना चाहते, बिकॉज देयर इज पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। और बेटा गवर्नमेंट अलग अलग तरीके के मूवमेंट भी चलाती है, जैसे बीजेपी गवर्नमेंट ने स्किल इंडिया मूवमेंट चलाया। तो ये, और गवर्नमेंट इंटरवेंशन क्या है, कई ऐसी गवर्नमेंट होती है जो बहुत ज़्यादा इंटरवेन करेगी। इंटरवेन का मतलब समझते हो, बार बार कुछ अचड़ी करना कि अब हमको ये भी दो, अब हमको वो भी दो, आपको अगर बिजनेस करना है यहाँ पे तो आपको ये रिपोर्ट भी करनी पड़ेगी, आपको ये काम भी करना होगा। और कुछ होती है जो उनको लिबरल कर देती है कि आपको जैसे बिजनेस करना है वैसे करो ताकि एम्प्लॉयमेंट बढ़े। तो अलग अलग गवर्नमेंट का अलग अलग नजरिया होता है, उनका अलग अलग एटीट्यूड होता है। सो ये सारे एस्पेक्ट हम कवर करेंगे किसमें, हमारे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में। द फोर्थ डायमेंशन ऑफ योर बिजनेस एनवायरनमेंट इज लीगल एनवायरनमेंट। बेटा इसको समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप सबको पता है कि अगर हमको बिजनेस करना है तो हमको उस कंट्री के लॉस को मानना पड़ेगा। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में आ रही है तो उसको इंडियन लॉस को मानना पड़ेगा। अगर वो यूएसए में ऑपरेट कर रही है तो उसको यूएसए के जो लॉज है उनको मानना पड़ेगा। कोई पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है तो उसको चाइना के लॉस को मानना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान में तो कोई लॉ है ही नहीं।
सो हम लीगल एनवायरनमेंट में क्या क्या एस्पेक्ट देखने वाले हैं, वेरियस लॉज एंड लेजिस्लेटिव एक्ट, कोर्ट के जजमेंट, लीगल पॉलिसीज, लाइसेंसिंग को रिलेटेड क्या है। जैसे आप सब लोग जानते होंगे, अगर आप लोग शराब की दुकान खोलना चाहो तो क्या आप खोल सकते हो? नहीं सर। अगर हो सकता है आपको ये चीज पता हो सकता है नहीं पता हो, अगर आप लोगों को शराब की दुकान खोलनी है तो आपको पहले लाइसेंस लेना होता है। हमारे इंडिया में शराब अगर बेचनी है, हुक्का अगर बेचना है तो उसके लिए लाइसेंस होना चाहिए। अगर आप बिना लाइसेंस के बेचते हुए पाए गए तो आपको सीधा जेल में डाल देंगे। स्टैट्यूटरी वार्निंग, सपोज करो आप लोगों ने एक सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोल ली, हाँ सर, तो आप लोग देखते होंगे, अगर आप नहीं देखते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप लोगों ने कभी नोटिस करा हो तो जो सिगरेट्स का पैकेट आता है उसके ऊपर वो मुकेश को डाल के रखते हैं, जिसका जबड़ा फटा हुआ होता है और वो होता है। वो ऐसा क्यों करते हैं बेटा, मुकेश को क्यों डाल के रखते हैं? बिकॉज इट्स ए स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट कि आपको सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को, लोगों को बताना है कि इसको पीने से कैंसर हो सकता है। आप लोग म्यूचुअल फंड के एड में सुनते होंगे, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, इसलिए सारी पॉलिसीज को अच्छे से पढ़ो। हाँ सर बिल्कुल सुनते हैं। वो ऐसा क्यों होता है उस एड में? बिकॉज इट्स ए स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। और अगर आप लोग भी ऐसा बिजनेस करते हो, आप लोग भी म्यूचुअल फंड का बिजनेस करते हो, आप लोग सिगरेट बनाना चालू करते हो, तो आपको भी ये चीज पता होना चाहिए कि मेरे को मेरे एड में ये चीज बतानी पड़ेगी। अगर आप नहीं बताओगे तो आपके उस पे कंप्लायंसेस, आपके कुछ कंप्लायंसेस आ जाएंगे, आपको हर्जाना भुगतना पड़ेगा। तो हम ये सारे एस्पेक्ट्स किस में कवर करने वाले हैं, हमारे लीगल एनवायरनमेंट में क्या क्या लॉज वगैरह, कोर्ट के जजमेंट, लीगल पॉलिसीज रिलेटिंग टू लाइसेंसिंग, स्टैट्यूटरी वार्निंग्स एसेंशियल टू बी प्रिंटेड ऑन लेबल, और अगर आप लोगों को एडवर्टीजमेंट करना है अपने बिजनेस का तो आपको क्या क्या लॉज को पालना पड़ेगा, क्या क्या, वो सब आपको देखना है। और ये सारे एस्पेक्ट्स आएंगे हमारे लीगल एनवायरनमेंट में। द लास्ट फिफ्थ dimension of your business environment and the most important and the most interesting one is your technological environment. इस फोटो को, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग टेक्नोलॉजी, आप सब लोग बहुत टेक सेवी हो और आप सबको पता है कि इसमें हमारे क्या क्या एस्पेक्ट आने वाले हैं। हाँ सर इस चीज़ को तो आप चाहे बताओ मत, हम सर आपको समझाएंगे ये क्या होता है इसमें। इट इंक्लूड्स फोर्सेस रिलेटेड टू साइंटिफिक इंप्रूवमेंट्स एंड इनोवेशंस विच प्रोवाइड न्यू वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड न्यू वेज ऑफ ऑपरेटिंग बिजनेस। ऐसे कुछ साइंटिफिक इंप्रूवमेंट्स, कुछ ऐसे इनोवेशंस जो हमारे प्रोडक्ट को बनाने का नया तरीका बता दें या फिर हमारे बिजनेस को ऑपरेट करने का नया तरीका सिखा दे, वो हमारे टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में आएगा। जैसे कि आज से पहले अगर आपको कुछ भी सामान खरीदने जाना होता था तो आप क्या करते थे, सर हम कैश लेके जाते थे, लेकिन आज के टाइम पे आप केवल फोन लेके जाते हो, पेटीएम खोलते हो और पेमेंट कर देते हो। आज से पहले आप लोगों को कुछ भी सामान खरीदना होता था तो आपको खुद पैदल चल के, कार से, बाइक से जाना पड़ता था, सामान खरीद के लाना पड़ता था। आज आप केवल ग्रोफर्स पे ऑर्डर करते हो, स्विगी, इंस्टामार्ट पे ऑर्डर करते हो और वो सारा सामान आपके घर में आ जाता है। बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, कुछ ऐसे साइंटिफिक इंप्रूवमेंट जिससे कि बिजनेस के ऑपरेट करने का तरीका ही बदल गया। पहले अगर आप लोगों को अपना कोई भी बिजनेस चालू करना था, कुर्ती की सेल, शर्ट की सेल का बिजनेस चालू करना था, तो आप लोगों को एक दुकान किराए पे लेनी पड़ती थी और वहां पे कस्टमर्स आते थे, आपसे खरीद के लेके जाते थे। लेकिन अगर आप आज अपना कोई भी कुर्ती सेलिंग, किसी भी चीज का बिजनेस करना चाहो तो आप घर बैठे बैठे कर सकते हो, आप ऑनलाइन सेल कर सकते हो। बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स एंड इनोवेशंस विच हैव चेंज्ड द वे हाउ बिजनेस ऑपरेट इन मॉडर्न एनवायरनमेंट। क्या क्या एस्पेक्ट हम इसमें कवर करने वाले हैं, ये सारे पॉइंट आपको पता है। ऑनलाइन सेल ऑफ ग्रोसरी आइटम्स हमने अभी अभी देखा। पहले आप लोगों को खरीदने जाना पड़ता था किराने वाले अंकल के पास, आजकल आप क्या करते हो, ग्रोफर्स, स्विगी, इंस्टामार्ट। ऑनलाइन बुकिंग ऑफ एयर, मूवी टिकट्स, पहले मूवी की लाइन में लगना पड़ता था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, जब भी आप लोग जाते थे तो मूवी की लाइन में लगते थे, टिकट लेते थे। आजकल पेटीएम पे ऑर्डर करते हो, उसको बोलते हो भाई तेरा शेयर भी मेरे को पेटीएम पे ही दे दे और जाके मूवी देखते हो, एंजॉय करते हो। अगर आप लोगों को पहले होटल की टिकट्स, एयर टिकट्स बुक करनी होती थी तो आप लोग जाना पड़ता था, लेकिन आज के टाइम पे बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आप अलग अलग फ्लाइट्स की रेट भी कंपेयर कर लेते हो कि स्पाइस जेट 4000 रुपए की है और इंडिगो 3500 रुपए की है तो आप इंडिगो खरीद लेते हो। सो ये सारी चीजें किसकी वजह से हुई? हमारे साइंटिफिक इंप्रूवमेंट और इनोवेशंस की वजह से। आप इस चीज को ज्यादा समझाने की जरूरत ही नहीं है, आप सब लोगों को पता है। सो ये था हमारा टॉपिक, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। आप सब लोगों ने समझा कि हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है और हर एक पार्ट को हमने अच्छे से समझते हुए चला क्या क्या एस्पेक्ट हम उसमें कवर करने वाले हैं।
नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। अगर आप लोग इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप लोग इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट नहीं हो तो भी हम जो भी हमारा रेलिवेंट पार्ट है इसका वो हम इसको वापस से आपके लिए अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो बेटा हमारे 1991 में एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी और आपको इसमें ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, जो भी आपको समझने की ज़रूरत है वो हम सारा कवर करने वाले हैं। तो मेजर क्या एलिमेंट्स थे उस 1991 की इकोनॉमिक पॉलिसी के, वो थे बेटा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। जस्ट रिपीट विथ मी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। अब ये तीनों चीज़ें क्या होती है, इनका इस पॉलिसी के चेंजेस का इम्पैक्ट क्या था हमारे ऊपर, बिजनेसेस के ऊपर, वो सारे हम डिटेल में समझ लेते हैं। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट एलिमेंट लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझो। तो आज से कुछ साल पहले बेटा जब आप लोग 6th क्लास में थे, 7th क्लास में थे, 8th क्लास में थे, तो आपके घर वाले आपको एक्टिवा नहीं चलाने देते थे, बोले हाँ सर नहीं चलाने देते थे। लेकिन अब आप लोग 12th क्लास में आ गए हो तो आपके घर वाले बोल देते हैं कि जा वो सामान लेके आ, एक्टिवा ले जा। ट्यूशन पे जा रहे हो आप, एक्टिवा लेके चल जाते हो। आपके घर वाले क्या हो गए, थोड़े से आपके लिए लिबरल, आपको थोड़ी सी छूट दे दी। हो सकता है कुछ साल बाद में जब आप कॉलेज में आओ, कॉलेज पास आउट करो, तो वो आपको कार भी चलाने को दे दें। अभी आपको एक्टिवा बाइक चलाने को देते हैं आसपास, ट्यूशन तक वगैरह। हो सकता है बाद में आपको थोड़ा दूर भी ज़्यादा जाने दें, तो वो क्या हो जाएंगे, और ज़्यादा लिबरल, यानी कि आपको और ज़्यादा छूट देंगे। तो लिबरलाइजेशन भी वही चीज़ है। क्या चीज़, छूट देना। किन किन चीज़ों में, पहले के टाइम पे बेटा 1991 से पहले बिजनेस को ऑपरेट करना बहुत ही मुश्किल था। हर चीज़ के, हर बिजनेस के लिए कोई लाइसेंस लेना पड़ता था, कोई कोटा होता था। लेकिन हमारे 1991 के बाद क्या किया था, छूट दी गई थी बहुत सारी। सो व्हाट इज लिबरलाइजेशन? इट रेफर्स टू एंड ऑफ लाइसेंस, कोटा एंड मैनी मोर रिस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल्स विच वर पुट ऑन इंडस्ट्रीज बिफोर 1991। 1991 के बाद में हमने लिबरलाइजेशन लाया और क्या क्या एस्पेक्ट थे उसके। एक तो एबॉलिशन ऑफ लाइसेंस एक्सेप्ट इन फ्यू। बेटा पहले बिजनेस ऑपरेट करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, लेकिन 1990 की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ने उस लाइसेंस को एबॉलिश कर दिया, केवल कुछ चीज़ों को छोड़ के। कुछ चीज़ें जो ज़रूरी थी, जैसे आज के टाइम पे अगर आपको डिफेंस, अगर आपको बंदूक वगैरह बनाना है तो आपके पास में लाइसेंस होना चाहिए। अगर आपको अल्कोहल बनाना है तो आपके पास में लाइसेंस होना चाहिए। लेकिन अगर आप लोगों को खुद की गारमेंट की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बनानी है या आपको कोई छोटा सा बिजनेस चालू करना है तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। रिडक्शन ऑफ टैक्स रेट एंड लिफ्टिंग ऑफ अननेसेसरी कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी। बेटा टैक्स रेट को उन्होंने कम करा, कई सारे कंट्रोल्स थे उनको हटाया। फ्रीडम इन फिक्सिंग द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। पहले गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस फिक्स करने के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी। उन्होंने इस पॉलिसी में ऐसे बोला कि आप खुद से गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस भी फिक्स कर सकते हो। गुड्स एंड सर्विसेज को कोई एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, उसमें भी वो लिबरल हुए। तो पहले बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन थी, तो हमारी लिबरलाइजेशन में, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में उन्होंने इन सारी चीजों को दूर करा। आई होप आप सब लोगों को पता चल गया होगा कि लिबरलाइजेशन क्या होता है। क्या होता है लिबरलाइजेशन? छूट देना। एंड ऑफ लाइसेंस, कोटा एंड मैनी मोर रिस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल्स विच आर पुट ऑन इंडस्ट्रीज बिफोर 1991। ठीक है सर, ये चीज तो हमको क्लियर है लिबरलाइजेशन की, हमने लिख भी लिया ये पॉइंट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एलिमेंट। और क्या हुआ था 1991 की पॉलिसी में? सो द सेकेंड पार्ट इज प्राइवेटाइजेशन। अब प्राइवेटाइजेशन को समझने के लिए सबसे पहले तो आप लोग ये चीज समझो कि अगर आप लोग बिजनेस करने की सोचो, ठीक है सर, तो आप लोग बिजनेस करने की सोचो या आपके फादर, आपके गार्जियन अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो वो क्या है? एक प्राइवेट एंटरप्राइज। हाँ सर, हमने सुना भी है घर पे कि हमारी ये प्राइवेट एंटरप्राइज है, लेकिन गवर्नमेंट जो बिजनेस करती है उसे हम कहते हैं पब्लिक एंटरप्राइज। जैसे कि रेलवे, अगर आपको अपनी ट्रेन की टिकट बुक करानी है तो बेटा आपको रेलवे, केवल रेलवे ही ऐसी रेलवे की मोनोपोली है, गवर्नमेंट की मोनोपोली है रेलवे में। गवर्नमेंट ने बेचा नहीं है, कोई और प्राइवेट कंपनी उस रेलवे में ऑपरेट नहीं कर सकता। तो आपको ये चीज तो समझ में आ गई कि प्राइवेट एंटरप्राइज क्या होती है और पब्लिक एंटरप्राइज क्या होती है। तो 1991 से पहले
पब्लिकाइजेशन बहुत ज़्यादा था। सर पब्लिकाइजेशन क्या होता है, तो ऐसा कोई वर्ड नहीं है, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि पहले गवर्नमेंट की एंटरप्राइजेस बहुत ज़्यादा थी और गवर्नमेंट के लोग ढंग से काम नहीं करते थे। आप सब लोगों को पता है, एसबीआई में जाओगे वो क्या बोलते हैं, लंच के बाद में आना, आप सब लोगों ने सुना ही होगा। तो वो लोग ढंग से काम नहीं करते थे, वो लोग प्रॉफिट में नहीं थी ऑर्गेनाइजेशन। तो गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया कि हम प्राइवेटाइज करेंगे इन ऑर्गेनाइजेशंस को। प्राइवेटाइज का मतलब उन डिपार्टमेंट्स को प्राइवेट लोगों के हाथ में देना। प्राइवेटाइजेशन रेफर्स टू गिविंग ग्रेटर रोल टू प्राइवेट सेक्टर एंड रिड्यूसिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। और इस प्राइवेटाइजेशन को करने के लिए क्या क्या किया, सबसे पहले तो डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब शेयर्स को बेचना। अगर आप लोग शेयर्स खरीदते हो तो वो होता है इन्वेस्टमेंट, अगर आप अपने खरीदे हुए शेयर्स को बेच दोगे तो वो होता है डिसइन्वेस्टमेंट। तो जो पब्लिक सेक्टर था, जैसे कि मान लो रेलवेज है, अगर गवर्नमेंट उसके शेयर्स को बेचना चालू कर दे, आप लोग खरीद लो, मोदी जी क्या, अंबानी खरीद ले, अडानी खरीद ले, तो क्या हो जाएगा, रेलवे का भी डिसइन्वेस्टमेंट, वो भी प्राइवेट सेक्टर के हाथों में चल जाएगी। फिर उन्होंने एक बोर्ड को भी स्टैब्लिश करा था, BIFR, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शन। इस बोर्ड का क्या काम था बेटा, ये पता लगाता था कि जो भी पब्लिक एंटरप्राइजेज है उनको रिवाइव करने का प्लान, जो भी लॉस में पब्लिक एंटरप्राइजेस थी उनको रिवाइव करने का या उनको बेचने का काम इस बोर्ड ने करा। दिस बोर्ड वाज सेट अप टू रिवाइव और क्लोज 6 यूनिट्स इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस सफरिंग लॉस। द थर्ड वन इज डाइल्यूशन ऑफ स्टेक ऑफ गवर्नमेंट। बेटा डाइल्यूशन और कुछ नहीं, ये वाला ही पॉइंट है। अगर किसी भी पब्लिक एंटरप्राइज का हम डिसइन्वेस्टमेंट चालू करेंगे, अगर पूरा का पूरा बेच दिया डिसइन्वेस्टमेंट, तो डिसइन्वेस्टमेंट तो हो ही गया। अगर सपोज प्राइवेट सेक्टर का जो शेयर है वो 51% से ज़्यादा हो जाए तो उसको हम डाइल्यूशन कहते हैं। तो अब ज़्यादा जो इंपॉर्टेंस है, ज़्यादा जो डिसीजन लेने की पावर है, वो पावर सेक्टर के, वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में आ जाएगी, बजाय की पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट के। तो गवर्नमेंट ने ये भी चालू करा, इफ प्राइवेट सेक्टर एक्वायर्स मोर देन 51% शेयर देन इट रिजल्ट्स इन ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट टू द प्राइवेट सेक्टर। जैसे कि आज रेलवेज कौन कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट चालू कर दे और 51% से ज्यादा हिस्सा अंबानी अडानी खरीद ले, तो ये क्या होगा, डाइल्यूशन हो जाएगा हमारे रेलवेज का। क्यों? क्योंकि जो अब जो प्राइवेट सेक्टर है उसके पास में 51% से ज्यादा शेयर है। आप सब लोग अकाउंट्स के स्टूडेंट हो, आप सबको पता है कि शेयर्स क्या होते हैं, किस हिसाब से वो 51% 49%, आप सब लोगों को ये चीज पता है। ठीक है सर, हमको ये प्राइवेटाइजेशन भी क्लियर है, इसमें क्या होता है हमने लिख भी लिया। नेक्स्ट क्या चीज थी, सो द नेक्स्ट concept is globalization. And what is globalization? It refers to integration of activities of various economies of the world. आज के टाइम पे अगर आप शूज लेना चाहते हो तो आपके पास में हजारों ऑप्शन है। हाँ सर बिल्कुल है, नाइकी का ले सकता हूँ, एडिडास का ले सकता हूँ, पुमा का ले सकता हूँ, इंडियन ब्रांड का लेना चाहूँ तो बाटा का भी ले सकता हूँ, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये सारे ऑप्शंस आपके पास में किस लिए हैं? बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। बाहर की जो कंपनीज थी, अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, शू मैन्युफैक्चरिंग, कार मैन्युफैक्चरिंग, ये इंडिया में आ पाए। इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है वो बाहर अपने प्रोडक्ट को दे पाए। ये काम किसने किया था? हमारे ग्लोबलाइजेशन ने। क्या क्या एस्पेक्ट हमने देखे थे बेटा ग्लोबलाइजेशन में? फर्स्ट इज इंपोर्ट लिबरलाइजेशन, की बाहर के जो प्रोडक्ट है वो हम लगभग इंपोर्ट कर पाए। 1991 से पहले क्या होता था कि जो बाहर की कंपनीज थी वो इंडिया में इंपोर्ट नहीं कर सकती थी, यानी कि वो एक्सपोर्ट करेगी और हम बाहर के जूते आप खरीद नहीं सकते थे 1991 से पहले। लेकिन बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन आप बाहर के प्रोडक्ट्स को भी खरीदना चालू कर दिए। अगर सपोज करो आप बाहर की कोई कार खरीदना चाहते हो, जर्मन कार, सो बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन यू वर एबल टू परचेज दैट कार ऑल्सो। फेरा एक्ट वॉज रिप्लेस्ड बाय फेमा एक्ट। एबॉलिशन ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी, अगर कोई इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपने गुड्स को बाहर एक्सपोर्ट करना चाहती है तो उस एक एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती थी। तो ग्लोबलाइजेशन में हमारी 1991 की पॉलिसी में उस एक्सपोर्ट ड्यूटी को एबॉलिश कर दिया था। इंपोर्ट ड्यूटी को कम कर दिया था ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बाग इंपोर्ट कर पाए। एंड रेशनलाइजेशन ऑफ टैरिफ स्ट्रक्चर। दिस टैरिफ इज नथिंग बट योर टैक्स स्ट्रक्चर। जो भी अलग अलग टैक्स की रेट थी उसको कम कर दिया था हमारे ग्लोबलाइजेशन, हमारी 1991 की इकोनॉमिक पॉलिसी में। ठीक है सर, ये चीज़ें तो हमने पढ़ ली, हमने डेफिनेशन भी देख ली, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि बेटा इसका इम्पैक्ट क्या हुआ हमारी 1991 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसमें हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन करा, जो आप लोगों ने समझा, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ हमारी
मार्केट में, हमारे इंडिया के मार्केट में क्या उसका इम्पैक्ट हुआ। तो ये बेटा कुछ उसके इम्पैक्ट थे, जैसे कि इंक्रीजिंग कंपटीशन, मोर डिमांडिंग कस्टमर्स, रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजी। अब ये कंसेप्ट्स क्या थे, ये एक एक पॉइंट हम डिटेल में कवर कर लेते हैं। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट इम्पैक्ट, इंक्रीजिंग कंपटीशन। बेटा हुआ क्या, क्योंकि एक तो लिबरलाइजेशन कर दिया, हाँ सर लिबरलाइजेशन कराता है यानी कि छूट दे दी, तो छूट देने की वजह से इंडिया के बहुत सारे बिजनेसमैन बिजनेस करना चालू कर दिए, और ग्लोबलाइजेशन की वजह से बाहर के भी लोग आना चालू कर दिए। तो इससे क्या हुआ, कंपटीशन बढ़ गया, और कई ऐसी कंपनीज थी जो इस कंपटीशन को फेस ही नहीं कर पाई और उनको बंद होना पड़ गया। इंडियन कंपनीज हैड टू फेस ऑल राउंड कंपटीशन फ्रॉम द इंटरनल मार्केट एज वेल एज एमएनसीज, बाहर की जो कंपनीज आई। मैनी कंपनीज कुड नॉट फेस द कंपटीशन एंड हैड टू लीव द मार्केट। जैसे कि मैं आपको बताऊं बेटा, पहले 1991 से पहले बैंकिंग, इंश्योरेंस, टेलीकम्युनिकेशन केवल पब्लिक सेक्टर ऑपरेट कर सकता था। अभी आप जो फोन करते हो ना, वो पहले केवल पब्लिक सेक्टर ही के पास में उसकी इजाजत थी कि वो ही ऑपरेट कर सकते थे टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में। लेकिन आज के टाइम पे आप देखते होंगे एयरटेल, वोडाफोन, सब प्राइवेट एंटरप्राइजेस भी इस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर सकती है। द सेकेंड इम्पैक्ट वॉज मोर डिमांडिंग कस्टमर्स। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है अपना। क्यों? बिकॉज फर्स्ट पॉइंट आपने देखा, आपको समझ में आ गया कि सर कंपटीशन बढ़ गया था इस चीज़ की वजह से, इंटरनल मार्केट में भी और बाहर का फॉरेन कंपटीशन में आया था। तो 1991 से पहले क्या होता था, प्रोड्यूसर्स बहुत ही कम थे, इसलिए प्रोड्यूसर ओरिएंटेड मार्केट था। सर प्रोड्यूसर ओरिएंटेड मार्केट का मतलब, प्रोड्यूसर ओरिएंटेड मार्केट का मतलब जहां पे प्रोड्यूसर्स की औकात ज्यादा है, प्रोड्यूसर्स की ज्यादा चलती है। सर ऐसा क्यों होता था बेटा? क्योंकि प्रोड्यूसर्स कम थे। सपोज आप लोगों को शूज खरीदने हैं तो प्रोड्यूसर बहुत ही एक या दो ही थे। सपोज बाटा नाम का एक प्रोड्यूसर था, तो अब उसने जैसे भी जूते बनाए आपको वैसे ही खरीदने पड़ेंगे, और आप ये नहीं कह सकते मेरे को तो ऐसे जूते चाहिए। तो प्रोड्यूसर ओरिएंटेड मार्केट था, वो जैसा चाहे वैसी चीज को बेच सकते थे। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, कंपटीशन बढ़ा, प्रोड्यूसर्स ज्यादा बढ़े। तो अब आप अगर चाहो, बाटे के शूज आपको पसंद नहीं आ रहे तो आप किसी दूसरे प्रोड्यूसर के शूज खरीद लोगे। तो द मार्केट शिफ्टेड फ्रॉम प्रोड्यूसर ओरिएंटेड टू कस्टमर ओरिएंटेड। वो लोग भी सोचने पड़ गए कि यार जैसा कस्टमर जूते चाह रहा है, जैसे कस्टमर कार चाह रहा है, हम वैसे ही बनाएंगे। आफ्टर 1991 मोर बिजनेसेस जॉइंड द प्रोडक्शन लाइन एंड वेरियस फॉरेन कंपनीज वर आल्सो एस्टैब्लिश्ड एंड देयरफॉर द मार्केट बिकेम कस्टमर ओरिएंटेड। पहले कौन सा मार्केट था? प्रोड्यूसर ओरिएंटेड, एंड बिकॉज ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी मार्केट हो गया कस्टमर ओरिएंटेड। तो इस कस्टमर ओरिएंटेड मार्केट की वजह से क्या हुआ, जो हमारा थर्ड पॉइंट है मार्केट ओरिएंटेशन। पहले सेलिंग कंसेप्ट चला करता था, यानी कि पहले जो प्रोड्यूसर्स थे वो प्रोड्यूस करते थे, प्रोडक्शन करते थे और बाद में मार्केट में बेचने निकल जाते थे। बट बिकॉज ऑफ द 1991 इकोनॉमिक पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, कंपटीशन बढ़ने की वजह से क्या हुआ, मार्केटिंग कंसेप्ट आया। अब जो कंपनीज है वो पहले जानती है कि हमारे कस्टमर्स को क्या चाहिए और उस हिसाब से वो प्रोडक्शन को करती है। पहले क्या होता था, प्रोडक्शन कर लेते थे जूतों का, कार्स का था, और बाद में बेचने चल जाते थे। बट बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कंपटीशन अब कंपनीज पहले पता करती है कि हमारे कस्टमर्स को क्या चाहिए, क्या उनकी नीड है, क्या उनकी वांट है, और कस्टमर्स के हिसाब से, बिकॉज द मार्केट इज कस्टमर ओरिएंटेड, सो कस्टमर्स के हिसाब से प्रोडक्शन अपना करती है। बट नाउ कंपनीज आर फॉलोइंग मार्केटिंग कंसेप्ट दैट इज प्लानिंग प्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट रिसर्च, नीड एंड वांट ऑफ कस्टमर। हमारे जो बिल्लू है, हमारी जो बिल्ली है, उसको इस स्टाइल के जूते चाहिए, उसको इस स्टाइल का प्लाजो चाहिए, तो पहले वो रिसर्च करेगी कि लोगों को क्या चाहिए, उसके बाद में वो प्रोडक्शन करेगी। ठीक है सर, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो क्या क्या इंपैक्ट आया हमारे मार्केट में? सबसे पहला तो इंक्रीजिंग कंपटीशन बढ़ गया इंटरनल मार्केट में भी, फॉरेन से आने वाले कॉम्पिटिटर्स में भी। सेकंड, बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कंपटीशन हमारा मार्केट क्या हो गया, प्रोडक्शन ओरिएंटेड से कस्टमर ओरिएंटेड। और क्योंकि बाहर से कंपटीशन बढ़ा, हमारे इंटरनल मार्केट में भी कंपटीशन बढ़ा, तो पहले क्या कॉन्सेप्ट चलता था, सेलिंग कंसेप्ट, वो किस में कन्वर्ट हो गया, मार्केटिंग कंसेप्ट्स। कस्टमर्स को जो चाहिए हमने उसके हिसाब से हमारे प्रोडक्ट को बनाना कंपनीज ने चालू कर दिया। द नेक्स्ट इम्पैक्ट वाज रैपिडली चेंजिंग। जो बेटा नेक्स्ट के दो पॉइंट है वो सिमिलर से है, मैं एक साथ में कवर कर देता हूँ। क्या है नेक्स्ट का पॉइंट? रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट।
1991 से पहले कंपटीशन बहुत कम था। हाँ सर, बिल्कुल कम था। 1991 के बाद क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया, कस्टमर ओरिएंटेड मार्केट हो गया, तो कंपनीज को अपनी टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में भी चेंज लेके आना पड़ा। क्यों? क्योंकि बाहर से इतना तगड़ा कंपटीशन आ रहा है। इंडिया में जो मैन्युफैक्चर कर रही थी कंपनीज कार्स, बाहर की जैसी कंपनी कार्स वाली कंपनी आई तो उनका इंजन अलग, उनके जो पार्ट्स है वो तरीके के अलग। तो यहाँ की इंडिया के लोगों, इंडिया की कंपनीज ने भी क्या करा, रिसर्च और डेवलपमेंट में पैसा झोंकना चालू करा कि यार हमारा इंजन भी तगड़ा हो, हमारी जो डिजाइन वगैरह है कार की वो भी शानदार से शानदार बना पाए, ताकि हम इस मार्केट में टिक पाए। आफ्टर 1991 वर्ल्ड क्लास कंपटीशन स्टार्टेड एंड टू स्टैंड दिस ग्लोबल कंपटीशन कंपनीज नीड टू अटेम्प्ट द वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी एंड टू अडॉप्ट वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट हैज टू इंक्रीज। कंपनीज लाइक मारुति सुजुकी, जो भी इंडिया की कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, उन्होंने भी रिसर्च और डेवलपमेंट पे पैसा झोंकना चालू कर दिया। अगर सपोज करो आज भी मारुति 800 कार आ रही हो तो क्या आप लोग खरीदोगे? नहीं सर, हम क्यों खरीदेंगे, हम तो पोलो खरीदेंगे, फोक्सवैगन पोलो, हम फिएट खरीदेंगे, हम ये सारी कार्स खरीदेंगे। तो क्योंकि मार्केट कस्टमर ओरिएंटेड था तो इंडियन कंपनीज को भी रिसर्च और डेवलपमेंट पे पैसा झोंकना चालू कर दिया। फिफ्थ पॉइंट जो इससे रिलेटेड है, नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। पहले कंपटीशन कम था तो जो इनकॉम्पिटेंट लोग थे वो भी काम कर लेते थे कंपनीज में, जिनको कुछ ज़्यादा आता जाता नहीं था वो भी इस काम कर लेते थे। बट क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो हमको भी कॉम्पिटेंट लोग चाहिए थे। इंटेलिजेंट इंजीनियर्स, इंटेलिजेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो भी बंदे स्किल वाले हैं वो लोग हमको चाहिए थे। तो इसलिए ह्यूमन बिहेव, ये जो अपना ह्यूमन स्किल्स पे भी कंपनीज पैसा खर्च करने लग गई। न्यू मार्केट कंडीशंस रिक्वायर पीपल विथ हायर कॉम्पिटेंस स्किल्स। जैसे हमको हमारी टेक्नोलॉजी अच्छी चाहिए थी ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा खर्च करा, वैसे ही हमको लोग भी बहुत इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंट चाहिए थे। सो द कंपनीज फेल्ट द नीड टू डेवलप ह्यूमन स्किल्स। ठीक है सर, ये पॉइंट भी क्लियर है, उसकी जैसी था। द लास्ट पॉइंट इज एक्सपोर्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, बिकॉज ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991। जो एक्सपोर्ट थे हमारी कंट्रीज के वो बढ़ गए बेटा। कई ऐसी कंपनीज थी जिनकी जो टर्नओवर थे, जो उनकी सेल्स थी, जो उनके प्रॉफिट थे, वो सीधा का सीधा डबल हो गए। पहले तो केवल वो इंडियन मार्केट में ही ऑपरेट करते थे, अब बिकॉज ऑफ द लिबरलाइजेशन, बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वो अपने प्रोडक्ट्स को बाहर भी एक्सपोर्ट कर पाए और उनकी सेल्स सीधा सीधा डबल हो गई। एग्जाम्पल रिलायंस, वीडियोकॉन, एमआरएफ, बेटा इन लोगों ने बहुत तगड़ा फायदा उठाया था हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 का। सो दिस वॉज आवर क्लास। हमने कवर करा डायमेंशंस ऑफ आवर बिजनेस एनवायरनमेंट, उसके बाद में हमने देखा हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट था। आज की क्लास थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी हो गई। नेक्स्ट क्लास हमारी बहुत छोटी होने वाली है और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वो उस टॉपिक को मैं इसमें कवर नहीं करा। एक तो हमारी क्लास लंबी हो गई, दूसरा वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा मानना है इस बार वो आपके एग्जाम में आ सकता है। सो हमारी नेक्स्ट क्लास हम करेंगे एंड दैट विल बी ऑन डीमोनेटाइजेशन। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।